अगस्त साल 2010। यहाँ तक ओथर ग्रैंड एक ऐसी लाइफ जी रहे थे जो आप बोल सकते हैं कि हमारे इंडिया में 80% ऑफ पीपल जीते हैं। उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की और वो ग्रेजुएट होने के बाद एक कंपनी के अंदर नौकरी करने लग गए। वो जॉब वो कंटिन्यूसली 3 सालों से कर रहे थे और वे करने के बाद भी अपने मंथली एक्सपेंसेस बहुत ही मुश्किल से निकाल पा रहे थे। लगभग 8 से 10 घंटे काम करने के बाद भी ओथर को वो रिजल्ट नहीं मिल रहा था जो उनको चाहिए था और इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ चुके थे। और ये सब चीज़ और बुरी तब बन जाती है सिर्फ 24 साल की उम्र में उनके हाथों से वो जॉब भी चली गई। फिर मजबूरन ओथर को अपने पेरेंट्स के यहाँ रहना पड़ा। वैसे तो हम इंडियंस अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं, बट अमेरिका जैसी कंट्री में ये वाली बात थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है क्योंकि वहाँ के कल्चर में और इंडियन के कल्चर में काफी ज्यादा डिफरेंसेस है। वहाँ बच्चा अगर कमाने लायक हो जाता है तो वहाँ पर उसको खुद ही कमाना पड़ता है, बिल्कुल अकेले। और यहाँ ओथर के साथ बहुत ज्यादा डिफरेंट ही हो रहा था। उनको ना चाहते हुए भी अपने पेरेंट्स के साथ रहना पड़ रहा था। शर्मिंदगी होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तक कि उनकी सेविंग्स के नाम पर भी बैंक में सिर्फ $2 ही पड़े थे। इससे ज्यादा शर्मनाक उनके लिए क्या हो सकता है। यही रीजन था कि वो अकेले सरवाइव करने की सोच भी नहीं सकते थे। जब एक दिन उनके मॉम डैड ने इनडायरेक्ट वे में उनको ये कह दिया, आखिर तुम कब तक हमारे सहारे जीते रहोगे, अब तो कुछ करो। और ये बात ओथर को बहुत बुरी तरह चुभ गई। उन्होंने तभी से डिसाइड कर लिया कि बस अब बहुत हो गया। 30 की एज से पहले ही मैं फाइनेंशियली फ्री बन के दिखाऊंगा, भले ही उसके लिए मेरे को कितनी भी ज्यादा मेहनत करनी क्यों ना पड़ जाए। फिर उन्होंने अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करने के लिए ट्रेन करना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत सारी फाइनेंस रिलेटेड बुक पढ़ी और उन्होंने जितनी भी बुक पढ़ी उन्होंने सबको मिला के अपने ऊपर वो सब चीजें इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दी। सबसे पहले उन्होंने एक फुल टाइम जॉब पकड़ी और उसके साथ साथ उन्होंने 2 साइड हसल बिजनेसेस भी स्टार्ट कर दिए। शुरुआत में वो सब उनको फेस करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा था और जो कि सबको लगता है। और 3 अलग अलग कामों को मैनेज करना बहुत ही आसान काम नहीं है। इन सब प्रॉब्लम को झेल जाने के बाद जैसे तैसे वो अपनी 30 में फाइनेंशियली फ्री हो गए थे। अब उनके पास सेविंग्स के नाम पर $1 मिलियन थे। पर अगेन ये सब कर पाना इतना ज़्यादा आसान नहीं था, तो इसलिए ऑथर ने उनके एक्सपीरियंस पर एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने ये बताया है कि वो अपने 30s तक आते हुए कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाए, क्या क्या प्रॉब्लम उन्हें झेलनी पड़ी और किन किन सिचुएशन से उन्हें गुजरना पड़ा। और वो सभी बातें इस बुक में से आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप ये सब बातें फॉलो करते हो तो आप अपनी लाइफ में बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। ऑथर कहते हैं कि आपको अगर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है तो आपको 7 अलग अलग स्टेजेस से गुजरना होगा, जिसमें से पहली स्टेज है क्लैरिटी। इसमें आप अभी की सिचुएशन में ये पता करते हो कि अभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए कहाँ पर पहुँचना है। दूसरी स्टेज है सेल्फ सफिशिएंसी। ये स्टेज तब आती है जब आप अपनी मंथली इनकम से आप बिना किसी प्रॉब्लम के अपने खर्चों को मैनेज कर पाते हो। तीसरी स्टेज को ऑथर कहते हैं सेल्फ ब्रीदिंग रूम। अब ये वो वाली स्टेज है जब आप पूरी तरह से अपनी सैलरी पर डिपेंडेंट नहीं हो। मतलब 1-2 हफ्ते अगर आपकी सैलरी लेट भी हो जाती है तो आप आराम से मैनेज कर सकते हो। फोर्थ स्टेज है स्टेबिलिटी। जब आपके पास इतनी सेविंग्स हो जाती है कि आप बिना काम करे 6 मंथ तक आप आराम से सरवाइव कर सकते हो, तब ये स्टेज आती है। 5वीं स्टेज है फ्लेक्सिबिलिटी। अब यहाँ पर आप थोड़ा एडवांस लेवल पे आ चुके हो, ना तो आपके पास कोई कर्ज है और ना ही किसी तरह का बर्डन, प्लस आप 1 साल के अपने एक्सपेंसेस को इन्वेस्ट भी कर चुके होते हो। ये इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है जो टाइम के साथ साथ बढ़ती रहती है और आप इसको सही टाइम आने पर यूज भी कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेज है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ये वो स्टेज है जहाँ पर कोई भी इंसान पहुंचकर एक अच्छी लाइफ जी सकता है और वो इंसान हर एक चीज कर सकता है जो वो असली में करना चाहता है। प्लस आपको इसमें ये पॉइंट मिल जाता है कि आप बिना कोई काम करे अपनी इन्वेस्टमेंट से ही अपने खर्चे चला सकते हो। तो फाइनली 7th स्टेज ये है कि अबेंडेंस ऑफ मनी। यहाँ पर आके आप इतने ज्यादा अमीर हो जाते हो कि आपको कभी भी पैसा कमाने के बारे में सोचना ही ना पड़े और आपकी आगे की आने वाली जनरेशन भी एक अच्छी लाइफ जी पाए। पर अब मेन क्वेश्चन ये है कि हम कैसे इन स्टेजेस को स्टेप बाय स्टेप पार कर सकते हैं। तो इसलिए अब मैं आपके सामने ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ
और ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कराने में। और अगर आप ये फॉलो करते हो तो आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ही जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लोगे। और हाँ, अब एक ज़रूरी बात, हो सकता है कि आपको इसमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ जाए, तो प्लीज़ पेशेंसली मेरी वीडियो को आराम से कम्प्लीटली देखना, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपको इस वीडियो से एक नया रास्ता भी मिल जाए अपनी जर्नी को अचीव करने के लिए। ओके, सो पहला पॉइंट ये है कि डिसाइड हाउ मच मनी यू नीड। ऑथर जब 30 साल के हुए थे तो वो लगभग अपनी मेहनत से $1 मिलियन तो कमा ही चुके थे। तो उनकी नज़रों में भी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट था, बट स्टिल वो अभी भी इतना बड़ा नहीं था कि वो उन्हीं पैसों से अपनी पूरी जिंदगी निकाल सके। तो उन्होंने ये फिर डिसाइड किया कि वो अपने पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे। और ये इतने सारे पैसे हैं कि अगर उनको रिटर्न मिलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हाई होंगे। जो उन्होंने ये दिन सोचने के साथ ही अगले दिन ये कर दिया। यहाँ पर उनको उनके $1 मिलियन पर लगभग 8% का रिटर्न मिल रहा था। तो मतलब उनके $1 मिलियन उनको $80,000 का प्रॉफिट कमा रहे थे ईयरली, जिससे कि वो अपनी लाइफ बहुत आराम से निकाल सकते हैं। ऑथर को जितनी ही जरूरत थी उन्होंने उतना ही पैसा खर्च किया। उनके लिए उनके प्रॉफिट का 4% ही इनफ था, यानी कि सिर्फ $40,000। बाकी बचा पैसा वो वापस से इन्वेस्ट करते रहे, जिससे कि ये हुआ कि उनका $1 मिलियन तो रिटर्न कमा ही रहा था। उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो भी रिटर्न कमा रहे थे। तो उनके लिए उनका पैसा काम कर रहा था और उनकी पैसों की वजह से ही उनकी बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट हो गई थी। अब मैं ये बताता हूँ कि आप इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ कर सकते हो। ये एग्जैक्ट आपको अगर पता लगाना है कि आपको कितने पैसों की ज़रूरत है फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करने के लिए, आपको अपने ईयरली एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना होगा और फिर उसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा 25 से। मान लेते हैं आपका सालाना खर्च 2 लाख रुपए है। अगर आप इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 50 लाख रुपीज़। मतलब कि आपको 50 लाख रुपए चाहिए होंगे फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करने के लिए। इसको अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आप बिना कुछ काम करे अपना पैसा कमा सकते हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में मिनिमम आपको 7 से 8% का रिटर्न मिल ही जाएगा। और अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप बहुत ही अच्छे रिटर्न्स भी ले सकते हो। अगर आपको स्टॉक मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बिल्कुल जीरो से स्टॉक मार्केट के बारे में समझाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। नंबर 2, कैलकुलेट योर नेट वर्थ। ऑथर कहते हैं कि जितना ज़रूरी पैसा कमाना होता है उतना ही ज़रूरी अपनी नेट वर्थ को कैलकुलेट करना होता है, यानी कि आपकी करंट सिचुएशन के सामने आपकी नेटवर्थ कितनी है, क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी की नेटवर्थ सेम नहीं होती। तो अपनी नेटवर्थ को कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला चाहिए होगा, जो कि है एसेट्स प्लस लायबिलिटीज़। एसेट्स मतलब वो चीज़ है जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करती हो, यानी कि आपका घर, गोल्ड, आपका बैंक बैलेंस और आपका कोई यूजफुल गैजेट और एक्सेट्रा। पर लायबिलिटीज़ का मतलब ये है कि लोन, उधारी या कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हो। यहाँ पर आपको एग्जैक्ट फिगर निकालने के लिए आपको एक टेबल बनानी होगी, जहाँ पर आपको अपने सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ को लिखना होगा। आपको ये देखना होगा कि आपका एक साल के अंदर कहाँ कहाँ प्रॉफिट होता है और कहाँ कहाँ आपका पैसा खर्च होता है। तो आपके पास उसके बाद एक एग्जैक्ट फिगर आ जाएगा कि साल भर के बाद लेन देन के बाद कितना आपके पास पैसा बचता है। अगर 4 लाख आपकी एनुअल इनकम है तो आपके पास 2 लाख रुपए बच सकते हैं। अगर आपकी एनुअल इनकम 2 लाख है तो आपकी सिर्फ 1 लाख रुपए बच सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमारे लिए ये वाली कैलकुलेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको जब एनालाइज करोगे तो आप एक बात नोटिस करोगे कि आपका कहाँ पर बेमतलब में खर्चा हो रहा है और कहाँ पर नहीं, जिससे कि एसेट्स हम बढ़ा सकते हैं और लायबिलिटीज़ हम कम कर सकते हैं। इसलिए आपको हर महीने ये कैलकुलेट ज़रूर करना चाहिए और आप इससे ये ज़रूर जान पाओगे कि आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के कितने पास हो और कितने दूर हो। नंबर 3, वैल्यू योर टाइम। ऑथर जब अपनी खराब फाइनेंशियल सिचुएशन से गुजर रहे थे तो उन्होंने उस वक्त एक बात पर बहुत ज़्यादा गौर किया कि कभी कभार तो ऐसी एक्साइटमेंट में आकर वो ऐसी चीज़ भी खरीद लेते थे जिसकी उसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और उनकी कभी कभार तो 50% तक और कभी कभार तो 80% तक भी सैलरी चली जाती थी, पर बदकिस्मती से उस पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे।
और यही मेन रीज़न था कि महीने के एंड में आते आते उनकी सारी सैलरी ख़त्म हो जाती थी और उनके पास कुछ भी नहीं बचता था। और ये गलती हमसे ना हो जाए तो ऑथर हमें कहते हैं कि अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदते हैं जो आपको पसंद आ जाए तो ऑथर ये बोलते हैं कि आपको खरीदने से पहले ये जान लेना चाहिए कि आपको उस प्रोडक्ट की वैल्यू, जितने पैसे कमाने में कितने हफ्ते या कितने दिन लग जाएंगे। एग्जाम्पल, अगर आपकी मंथली सैलरी 20,000 रुपये है और अगर आप 50,000 रुपये का मोबाइल खरीद रहे हो तो इसमें आपकी 1 या 2 महीने की नहीं बल्कि आपके 2.5 महीने की कमाई चली जाएगी, यानी कि पूरे 75 डेज की कमाई, जिसको पाने के लिए आपको 75 डेज और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अब इससे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपनी पसंद की चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, आप जो चाहते हैं वो खरीदिए, लेकिन बस आपकी सैलरी का वो सिर्फ 20 या 30% ही लेता हो, क्योंकि उतना पैसा कमाने के लिए आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपका टाइम भी बच जाएगा। नंबर 4, डू साइड हसल्स। ऑथर की एक फ्रेंड थी जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करती थी फुल टाइम के लिए, और उसमें उनकी सैलरी सिर्फ $50,000 थी। पर इतनी सैलरी होने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि ऑथर की तरह ही वो अपना पैसा मैनेज नहीं कर पाती थी। पर इस सब से वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, और वो जब परेशान थी तो उसने डिसाइड किया कि वो अपनी जॉब के साथ साथ एक न्यू बिजनेस भी स्टार्ट करेगी, यहाँ वहाँ ध्यान ना भटकाते हुए अपने खर्चों को भी कंट्रोल करेगी। और अगले दिन उन्होंने एक डॉग वॉकिंग का बिजनेस भी शुरू कर दिया। यहाँ पर वो लोगों के डॉग्स को वॉक पर ले जाती थी, जिनके बदले उनको पैसे मिलते थे। शुरू में उन्होंने ये सारा काम अकेले ही किया, और बाद में ये काम करने के लिए उन्होंने बाकी लोगों को भी हायर करना शुरू कर दिया। ये काम उनका इतना अच्छा चल पड़ा कि अब उनके पास इतना पैसा आ रहा था कि इतना कि वो अपनी जॉब से भी नहीं कमा पा रही थी। इस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी थी। तो इसलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आपने ये ठान ही लिया है कि अगर आपको कम एज में ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है तो अपनी करंट जॉब के साथ साथ अपनी साइड हसल में भी मेहनत करना शुरू कर दो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने अपना एक्स्ट्रा टाइम निकालकर अपने साइड बिजनेसेस पे बहुत ज़्यादा काम किया, पर अब वो उनका साइड बिजनेस नहीं, अब वो उनका मेन काम बन चुका है। नंबर 5, इन्वेस्ट इंटेलिजेंटली। अगर आप कोई जॉब करते हैं और साइड में एक साइड हसल भी करते हैं तो यहाँ से मिलने वाला पैसा आपको फाइनेंशियली स्टेबल भी बना सकता है, पर आपको फाइनेंशियली फ्री नहीं बना सकता। ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने का सिर्फ एक ही सीक्रेट है, और वो है सिर्फ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप कुछ भी ना करके अपने पैसों को बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर में से एक है, उनका ये मानना है कि इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी वाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल टू डाई। यानी कि जब तक आप कोई ऐसा तरीका नहीं ढूंढ लेते जो आपको सोते हुए भी पैसा कमा के दे, तो आपको अपनी पूरी जिंदगी भर काम करना पड़ सकता है। और ऑथर की भी यही एडवाइस है कि जितनी जल्दी आप अपने अंदर इन्वेस्टिंग की एक हैबिट डाल लोगे, उतना ही जल्दी आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाओगे। अब वो इन्वेस्टिंग के लिए रिलायबल सोर्स स्टॉक मार्केट को ही बताते हैं, क्योंकि पैसे वो लेवरेज इनकम को इससे कंपेयर किया जाए तो यही एक ऐसा तरीका है जहां पर आपको प्रॉफिट गेन करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये भी एक सच्चाई है कि स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि आप जितना चाहते हो आपको उतने ही रिटर्न मिलेंगे। इसका सॉल्यूशन भी हमें ऑथर बताते हैं कि जिसमें वो ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक जगह ही नहीं, तुम अलग अलग जगह भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स, एफडी, म्यूचुअल फंड्स, जिससे कि आपके लॉस होने के चांसेस और ज़्यादा कम हो जाएंगे। ये सब बातें मैंने आपको ग्रैंड सबिस्टर की एक बुक फाइनेंशियल फ्रीडम से बताई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।